फिल्म रीअवेकनिंग की शुरुआत क्लेयर के बचपन की डरावनी यादों के साथ होती है, जो खुशी, हंसी और प्यार के क्षणों को समेटे हुए हैं। इन यादों की गर्माहट अचानक टूट जाती है जब हम देखते हैं कि क्लेयर हवा में गायब हो जाती है। खुशी से चिंता में बदलने का यह बदलाव चौंका देने वाला है और मैरी की पागल आवाज अंधेरे में गूंजती है, जो अपनी बेटी को डेस्परेटली खोज रही है। यह प्रारंभिक क्रम पूरी फिल्म का स्वरूप निर्धारित करता है, जो नुकसान के आघात और उन यादों को उजागर करता है जो किसी के गायब होने के बाद लंबे समय तक बनी रहती है। 10 साल बाद हम देखते हैं कि जॉन, क्लेयर के पिता, क्लेयर के बिना छुए हुए कमरे में अकेले बैठे हैं। यह कमरा उस बेटी का मंदिर है जिसे उसने खो दिया। बचपन की वस्तुओं जैसे कि टेडी बियर, ड्राइंग और स्कूल की ट्रॉफी से भरा हुआ है। हर वस्तु एक कहानी रखती है, समय में जमी हुई एक याद, और कैमरा जॉन के दुख को पकड़ता है जब वह क्लेयर के खुशहाल दिनों की एक फोटो को थामे हुए है। वह अपने फोन पर पुरानी तस्वीरों को स्क्रॉल करता है। उसके चेहरे पर दुख की छाप है और क्लेयर का आखिरी वॉइसमेल सुनाई देता है, एक दैनिक अनुष्ठान जो उसके लिए उम्मीद को थामे रखने की जरूरत को उजागर करता है। यह वॉइसमेल एक जीवन रेखा है, एक याद दिलाने वाला कि क्लेयर कभी जीवित थी और वह कहीं बाहर हो सकती है। इसी बीच मैरी को रसोई में पेश किया जाता है, जहां वह क्लेयर की चीजों को पैक करने में व्यस्त है। उसके और जॉन के बीच का अंतर स्पष्ट है। जहां जॉन अतीत से चिपका हुआ है, वहीं मैरी एक अलग सहन शक्ति को दर्शाती है। वह आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करती है, उनके जीवन में सामान्यता का एक एहसास बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी क्रियाएं उदासी से भरी हुई हैं। जब वह क्लेयर की चीजें बक्सों में रखती है, तो कैमरा उसकी बिटर स्वीट भावनाओं को पकड़ता है। वह शोक में है, लेकिन छोड़ने की कोशिश भी कर रही है। उनके अलग अलग दृष्टिकोण उनके रिश्ते में एक भांपदार तनाव पैदा करते हैं, जिसमें जॉन अक्सर निराशा में उग्र हो जाता है और मैरी उसकी पीड़ा को कम करने में असमर्थ महसूस करती है। एक शाम दरवाजे पर एक नॉक उनकी जिंदगी की शांति को तोड़ देता है। जॉन और मैरी एक दूसरे की तरफ अनिश्चित नजरों से देखते हैं। उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं जब वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो क्लेयर उनके सामने खड़ी होती है, जो अब 24 वर्ष की है। यह पुनर्मिलन एक शुद्ध खुशी का क्षण होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय यह अनसेटलिंग है। क्लेयर अलग दिखती है, उसका व्यवहार दूर है, उसकी आंखों में एक गहरी परिवर्तन की छाया है और उनके बीच का गर्म संबंध खो सा गया है। जॉन अविश्वास से भरा हुआ है, यह समझने में कठिनाई महसूस करता है कि जिस बेटी का वह शोक मना रहा था, वह अब उसके सामने खड़ी है। दूसरी ओर मैरी भावनाओं से अभिभूत है, क्लेयर को गले लगाने के लिए दौड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन जब वे गले मिलते हैं तो क्लेयर की सख्ती जॉन के मन में एक अलार्म बजा देती है। डिनर टेबल पर मैरी क्लेयर का पसंदीदा खाना बनाकर सामान्यता का एहसास करने की कोशिश करती है। जब वे साथ बैठते हैं तो माहौल खुशी और तनाव का मिश्रण होता है। मैरी अतीत की कहानियां साझा करती है, पुनः जुड़ने की इच्छा रखती है, लेकिन क्लेयर की प्रतिक्रियाएं अस्पष्ट और इवेसिव होती हैं। जब उसके गायब होने के बारे में पूछा जाता है तो क्लेयर कहती है कि वह अंधेरे स्थान में थी, और जैसे जैसे जॉन का संदेह बढ़ता है, तनाव भी बढ़ता है। उसे गहरी बेवफाई का एहसास होता है, यह समझते हुए कि उसकी प्रिय बेटी शायद अपनी अनुभवों के कारण अनिवार्य रूप से बदल गई हो सकती है। जॉन की निराशा एक डिनर के दौरान एक टकराव में कल्मिनेट्स होती है। वह समझ नहीं पाता कि क्लेयर कैसे लौट सकती है और ऐसा बर्ताव कर सकती है जैसे कुछ भी गलत नहीं है। एक गर्मागर्म बातचीत के क्षण में वह अधिक उत्तर मांगता है। उससे पूछता है कि वह अपने गायब होने के विवरण क्यों साझा नहीं कर सकती। क्लेयर की आंखों में दर्द की झलक होती है, लेकिन वह दृढ़ रहती है, यह कहते हुए कि वह बस सब कुछ भूलना चाहती है। यह भावनात्मक टकराव उनके बीच बढ़ती दरार को प्रदर्शित करता है, जो गलतफहमी और भावनात्मक अलगाव के विषयों को उजागर करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जॉन क्लेयर को ध्यान से देखता है, यह देखते हुए कि वह महत्वपूर्ण बचपन की यादों को याद नहीं कर पा रही है। वह उसके साथ
अतीत की बातों में शामिल होने की कोशिश करता है। पारिवारिक छुट्टियां, उसके पसंदीदा खिलौने और प्रिय क्षण। लेकिन क्लेयर इन महत्वपूर्ण अनुभवों को याद करने में संघर्ष करती है। जैसे जैसे जॉन पूछता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। उसकी यादों की कमी उसके संदेहों को मजबूत करती है और उसकी पहचान के बारे में सवाल उठाती है। क्लेयर का डिटैच्ड व्यवहार और भी चिंताजनक हो जाता है, जो एक गहरी मनोवैज्ञानिक समस्या का संकेत देता है। फिल्म मनोवैज्ञानिक आतंक में सीमलेसली ट्रांजिशंस होती है, जब जॉन क्लेयर को लेकर जीवंत नाइटमेयर्स अनुभव करना शुरू करता है। वास्तविकता और उसकी कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जो असुविधा की भावना पैदा करती है। एक विशेष रूप से डरावने सपने में जॉन क्लेयर को अपने बिस्तर के पैर पर खड़ा देखता है। उसकी आंखें खोखली और अभिव्यक्ति ब्लैंक होती है। एक अन्य में वह अस्पष्ट वाक्यांश फुसफुसाती है, जो उसके रीढ़ में सिहरन पैदा करता है। ये नाइटमेयर्स जॉन के आंतरिक टर्मोइल के शक्तिशाली मैनिफेस्टेशंस हैं, जो क्लेयर की वापसी के बारे में उसकी आशंकाओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। एक रात जॉन अजीब आवाजों से चौंक कर जाग जाता है, जो क्लेयर के कमरे से आ रही हैं। चिंतित, वह धीरे धीरे गलियारे में चलता है, फर्श की बोर्डों के चरचुराते हुए। जब वह दरवाजे के पास पहुंचता है, तो आवाजें तेज हो जाती हैं। एक गहरी बड़बड़ाहट जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा करती है। जब वह क्लेयर के कमरे में प्रवेश करता है, तो वह उसे आईने के सामने खड़ी पाता है। उसका चेहरा खाली और उसके होंठ एक ट्रांस में हिल रहे हैं। वह एक निम्न विदेशी भाषा में बड़बड़ा रही है। क्लेयर दावा करती है कि वह सोने में चल रही थी, लेकिन जॉन का दिल तेजी से धड़कता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह व्यवहार उसके चरित्र से बाहर है। यह मुठभेड़ क्लेयर के मानसिक स्थिति के चारों ओर तनाव और अनिश्चितता को बढ़ा देती है। क्लेयर के गायब होने के पीछे के सच को खोजने के लिए जॉन एक व्यक्तिगत जांच पर निकल पड़ता है। वह स्थानीय पुलिस स्टेशन जाता है ताकि इस मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, यह उम्मीद करते हुए कि वह क्लेयर की अनुपस्थिति के दौरान क्या हुआ इसके बारे में कुछ सुराग पा सके। हालांकि उसे पता चलता है कि क्लेयर की एग्जॉस्टिव खोज में कोई परिणाम नहीं मिला, जिससे उनके जीवन में बसे निराशा की गहराई बढ़ जाती है। अनसुलझे सवालों का वजन हवा में भारी हो जाता है और जॉन को निराशा का अनुभव होता है। जॉन अपनी जांच जारी रखते हुए पड़ोसियों और दोस्तों से बात करता है, जिन्होंने शायद क्लेयर को उसकी अनुपस्थिति के दौरान देखा होगा। वह नजदीकी शहरों में क्लेयर से मिलती जुलती एक लड़की की पुष्टि न होने वाली साइटिंग्स के बारे में जानता है, जो अक्सर रहस्यमय समूहों और कल्ट जैसी गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। ये फुसफुसाहटें इंट्रीग और डर की परतें जोड़ती हैं। यह सुझाव देती हैं कि क्लेयर अपने समय में कुछ सिनिस्टर में शामिल हो सकती है। वह जो भी जानकारी इकट्ठा करता है, वह केवल उसके सत्य की खोज के प्रति उसकी ऑब्सेसिव प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे उसके और मैरी के बीच और भी दरार बढ़ जाती है। क्लेयर के साथ एक नाटकीय टकराव में जॉन अंततः अपनी सीमा तक पहुंचता है। वह उसे यह कहते हुए आरोप लगाता है कि वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। उससे मांग करता है कि वह अपनी असली पहचान प्रकट करे। उनका आदान प्रदान भावनात्मक रूप से चार्ज हो जाता है। जब क्लेयर वल्नरेबिलिटी से कोल्ड डिटैचमेंट की ओर बढ़ती है, वह उसकी आंखों में सीधे देखती है और कहती है कि शायद वह बेटी नहीं है जिसे वह याद करता है। यह क्षण महत्वपूर्ण है। यह जॉन की लड़ाई के कोर को समेटता है। क्लेयर को न केवल शारीरिक रूप से खोने का डर, बल्कि भावनात्मक रूप से भी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, जॉन डिस्टर्बिंग एविडेंस अनकवर करता है, जो सुझाव देता है कि क्लेयर एक कल्ट से जुड़ी हुई थी, जो एंटिटीज को समन करने के लिए अंधेरे अनुष्ठान करती थी। वह उसके कमरे में एक हिडन कैश ऑफ जर्नल्स और अजीब आर्टिफैक्ट्स की खोज करता है, जिनमें से प्रत्येक क्लेयर के द्वारा रखे गए अंधेरे रहस्यों की ओर इशारा करता है। खोले गए आइटम अनसेटलिंग हैं, जिनमें क्रिप्टिक नोट्स और स्केचेस शामिल हैं जो रीति रिवाज को दर्शाते हैं। एक दिल दहला देने वाले क्षण में क्लेयर जॉन को यह स्वीकार करती है कि उसे एक अंधेरे की ओर खींचने का एहसास होता है,
एक शक्ति जिसे वह रोक नहीं सकती। वह स्वीकार करती है कि उसकी वापसी शायद उसकी पसंद नहीं थी, जिससे जॉन सदमे की स्थिति में रह जाता है। तनाव का चरमोत्कर्ष एक अंतिम टकराव में होता है, जहां जॉन और क्लेयर की भावनाएं ऊंचाई पर होती हैं। जॉन उत्तरों के लिए बेताब उससे समझने की गुहार करता है कि स्थिति की गंभीरता क्या है। क्लेयर की लड़ाई स्पष्ट होती है, क्योंकि वह अपनी पहचान और उन अंधेरे प्रभावों के साथ संघर्ष करती है जो उसके ऊपर दिखाई देते हैं। उनका आदान प्रदान फिल्म के बड़े विषयों का एक सूक्ष्म रूप बन जाता है: नुकसान, पहचान और पारिवारिक संबंधों की जटिलता। क्लेयर का टर्मोइल उस आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है जिसका सामना कई लोग आघात का सामना करते समय करते हैं। यह उजागर करता है कि प्रारंभिक घटना के बाद कौन से निशान बाकी रहते हैं। जैसे जैसे फिल्म अपने अंत की ओर बढ़ती है, क्लेयर की असली पहचान अधिक से अधिक अस्पष्ट होती जाती है। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया जाता है कि क्या वह जॉन के लिए वह बेटी बनकर लौटी है जिसे वह जानता था, या फिर उसकी अनुभवों ने उसे मौलिक रूप से बदल दिया है। जॉन की दिल दहला देने वाली भावना कि वह कभी भी क्लेयर की यात्रा को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा, उनके रिश्ते में जटिलता की एक परत जोड़ती है। जैसे जैसे क्लेयर की पहचान आगे बढ़ती है, फिल्म का भावनात्मक वजन भारी हो जाता है, जिससे जॉन डिस्पेयर की स्थिति में रह जाता है। फिल्म एक अस्पष्ट नोट पर समाप्त होती है, जिससे दर्शक क्लेयर की असली पहचान पर प्रश्न उठाते हैं। जॉन और मैरी खाली घर में खड़े होते हैं, अपने अतीत के अवशेषों के चारों ओर। चुप्पी सुनने में भारी है और उनके नुकसान का बोझ हवा में भरा हुआ है। अंतिम शॉट जॉन के चेहरे को पकड़ता है, जिसमें दर्द, भ्रम और प्यार का मिश्रण होता है। जब वह क्लेयर को देखता है, स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे नुकसान, आघात और शोक की डरावनी प्रकृति पर विचार करने को मजबूर किया जाता है। क्लेयर की पहचान का अनसुलझा स्वरूप यह याद दिलाता है कि कुछ घाव कभी नहीं भर सकते और कुछ सवाल कभी नहीं के जवाब पाए जा सकते। रीअवेकनिंग पारंपरिक थ्रिलर शैली को पार करते हुए दुख, नुकसान और परिवार की जटिलताओं के गहन विषयों की खोज करता है। जॉन के उत्तरों की ऑब्सेसिव खोज मानवता के समापन की इच्छा को दर्शाती है, जबकि क्लेयर का परिवर्तन आघात के स्थायी प्रभाव का एक रूपक है। फिल्म दर्शकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि क्या एक प्रियजन की वापसी वास्तव में एक आशीर्वाद है, जब वे पहले की तरह नहीं हो सकते। अगर आपको इस मूवी का प्लॉट पसंद आया हो, तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।